स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों ने सुनना है कि क्या मैं बोल रही हूँ, इसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि पावस ऋतु का अर्थ क्या है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब आती है पर्वत प्रदेश में तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, नेचर में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखो मैंने जैसे आप लोगों को हमने फर्स्ट जो पहला पद था उसमें पढ़ा था कि प्रकृति जो है अपना रूप कैसे कैसे बदलती है। कभी अचानक से क्या होता है, धूप निकल आती है, कभी अचानक क्या होता है, कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, कभी जो बादल है एकदम से वहां पे घिर के आ जाते हैं, कभी तालाब में धुआं निकलने लगता है और कभी शाल के जो वृक्ष है वो धरती में धंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। बच्चों पहले भी हमने मेखलाकार शब्द पढ़ा था, मैंने आप लोगों को कविता में बताया था कि मेखलाकार का अर्थ क्या है, करघनी के समान। करघनी क्या है, जो औरतें अपने कमर पे आभूषण डालती हैं, कमरबंद जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं करघनी। तो यहाँ पे करघनी जो है शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, उन्होंने कहा है कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया। कवि ने यहाँ पे करघनी शब्द जो है उसका प्रयोग किस लिए किया, पर्वत की विशालता को दिखाने के लिए, जब पर्वत के फैलाव को दिखाने के लिए कि वो कितना उसका फैलाव है, कितना बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सहस्र दुर्ग सुमन से क्या तात्पर्य है। कविता में हमने पढ़ा था, मैंने बड़ा आप लोगों को ध्यान से ये चीज समझाई थी कि सहस्र का अर्थ है हजारों, अर्थात जैसे हजारों कोई चीज है, जैसे इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं 1000। बच्चों दुर्ग का अर्थ है आंखें, सुमन का अर्थ है फूल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ है हजार सुमन वाली आंखें, फूलों के समान आंखें। यहाँ पे बच्चों ये जो आंखें हैं, देखो जब वर्षा ऋतु आती है, मैंने बोला था पर्वत प्रदेश में, तो वहां पे क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो पर्वतों के ऊपर फूल खिल जाते हैं, तो जो फूल वहां पे खिलते हैं वो पर्वत की आंखें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी आंखें होती हैं वो तो उन्होंने कहा कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। ठीक है, इसका प्रयोग उन्होंने पर्वत की आंखों के लिए किया है। जैसे पर्वत के ऊपर हजारों तरह के फूल खिल जाते हैं तो वो उसकी आंखें बन जाती हैं और उन्हीं आंखों से वो अपने जो आकार है उसको तालाब में देखता भी है। ठीक है, कवि ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई और क्यों। देखो हमने कविता में पढ़ा था कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई थी, दर्पण के साथ। दर्पण अर्थात शीशा, जिसको हम इंग्लिश में मिरर शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। उन आगे जो कवि है उसने कहा क्यों दिखाई। ठीक है, तो क्यों दिखाई थी, क्योंकि बच्चा जो दर्पण होता है वो हमारे प्रतिबिंब को बड़ा साफ और स्वच्छ दिखाता है। ठीक है, इसलिए जो दर्पण है, तालाब की जो समानता है वो दर्पण के साथ की गई है। पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे, वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। पर्वत के हृदय से उठ उठकर जो ऊंचे वृक्ष हैं वो आकाश की ओर क्यों देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे ताकि वो आकाश को छू सके, आकाश को अपना हाथ लगा सके या उस तक आकाश तक अंबर तक पहुंच सके। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि पर्वत जो पेड़ थे वो क्या कर रहे थे, एक इच्छा अपनी कामना के साथ, ये कामना उन्होंने मन में ली हुई थी, इच्छा ली हुई थी कि वो आकाश को छू सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वैसे ही कवि जो है यहाँ पे मानव जाति को भी ये संदेश देना चाहता है कि हमें भी
अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? बच्चा जी, शाल की वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? जैसे हमने देखे कि जब पर्वत प्रदेश में वर्षा आती है तो क्या होता है, जब वर्षा नीचे आती है तो धरती क्या होती है, गिल्ली हो जाती है। जब धरती गिल्ली होती है तो क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं वो सारे गिरने लग जाते हैं और नीचे धरती में धंसने शुरू हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि शाल के जो वृक्ष है वो भयभीत होकर, जैसे वर्षा जो एकदम से अंबर जो है वो अपने बाणों से प्रहार करना शुरू कर देता है वर्षा के द्वारा, ठीक है, उन पर, तो क्या होता है, जो शाल के वृक्ष होते हैं वो धरती में धंस जाते हैं। झरने किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने बच्चों किसका गौरव का गान कर रहे थे? पर्वतों का। ठीक है, कविता में देखा था हमने कि झरने जो है पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई थी? तो मोती की लड़ियों से। हमने बड़े ध्यान से इस चीज़ों को देखा था कविता में, ये सारे की सारी चीज़ें बड़े ध्यान से, सब चीज़ों के अर्थ मैंने बताए थे, आप लोगों को अच्छे से करवाया था। आप लोगों ने अब इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे भी लिखना है और अच्छे से इनको लर्न भी करना है। ओके बच्चों, आगे आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 बहुत फैला हुआ है, अपने हाथ टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर वे से मास्क भी लगा के रखिए, ज़्यादा लोगों के संपर्क में मत आइए। ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।